तो हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करते हैं कि सभी स्टूडेंट अच्छे ही होंगे। तो स्टूडेंट, यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं हम लोग काफ़ी ज़्यादा शानदार चैप्टर लेकर आ चुके हैं। तो दोस्तों, यहाँ पर जो चैप्टर है वो है यहाँ पर चैप्टर नंबर 3, 12th क्लास का चैप्टर नंबर 3 है हिस्ट्री से। ठीक है, और चैप्टर का नाम है बंधुत्व जाति तथा वर्ग। यहाँ पर यही चैप्टर हम लोग पढ़ेंगे पूरा डिटेल में समझकर, और फिर उसके बाद में जो है ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आपको बताया जाएगा। तो देखिए, सबसे पहले हम लोग चैप्टर पढ़े हुए थे हड़प्पा सभ्यता, उसके बाद में पढ़े हुए थे हम लोग राजा किसान और नगर। ठीक है, वो चैप्टर हम लोग पढ़े हुए थे 2 चैप्टर पहले, और एक तीसरा नंबर चैप्टर है और इसको भी हम लोग पढ़ लेंगे। देखिए, हड़प्पा सभ्यता का जो खोज हुआ था वो हड़प्पा सभ्यता जो है वो पाकिस्तान में है। और देखिए, हड़प्पा सभ्यता एक ऐसी सभ्यता है जो इसको सबसे पुरानी यानी कि सबसे प्राचीन सभ्यता के रूप में हम लोग जानते हैं हड़प्पा सभ्यता को। ठीक है, और इसकी खोज 1921 ईस्वी में हुई थी हड़प्पा सभ्यता को। ठीक है, तो चलिए उसको छोड़िए, हम लोग पहले जो चैप्टर आज पढ़ना है उसके बारे में बात कर लेते हैं। अगर उस वीडियो को आपको देखना है तो लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया जाएगा, या फिर हमारे चैनल पर जाकर आप लोग उस वीडियो को देख सकते हैं। चलिए हम लोग इसको बात कर लेते हैं, बंधुत्व जाति तथा वर्ग क्या है। तो आज तक आपने ऐसा वीडियो नहीं देखा होगा, बिल्कुल आपको डीपली समझाकर आपको बताया जाएगा। तो देखिए, बंधुत्व जाति तथा वर्ग जो है आरंभिक समाज है वो लगभग 600 ईसा पूर्व से 600 ईस्वी तक हुआ था। ठीक है, इसी के बीच में आपको महाभारत हुआ था, और यहाँ पर बहुत सारे चीज़ों मानव कैसे विकास करते हैं, मानव लोहा आविष्कार, लोहा का कैसे किए थे, लोहा का कैसे उपकरण बनाए थे, ये सभी चीज़ जो है इसी 600 ईसा पूर्व से 600 ईस्वी में है। लेकिन आप लोग को अलग अलग चैप्टर में सभी चीज़ें पढ़ने मिलेंगे। हम लोग ये जो चैप्टर पढ़ रहे हैं बंधुत्व जाति तथा वर्ग, इसमें आपको ज़्यादातर जो है ये महाभारत यानी जो पुराण जिसे हम लोग बोलते हैं उसी चीज़ को यहाँ पर आपको पढ़ना है। ठीक है, और हम लोग वही चीज़ पढ़ेंगे। तो चलिए हम लोग जल्दी से जो दिया गया है चैप्टर में वो पढ़ रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए, सबसे पहले हम लोग देखते हैं यहाँ पर महाभारत के आधार पर भारतीय समाज का विश्लेषण, यानी कि जो भारतीय जो समाज है, जो महाभारत के आधार पर भारतीय समाज का जो विश्लेषण है वो कैसा किया गया है उसके बारे में हम लोग जानेंगे। तो यहाँ पर देख सकते हैं कि इस अध्याय में हम भारतीय समाज का विश्लेषण करेंगे और महाभारत के आधार पर हम लोग कुछ बात करेंगे। तो यहाँ पर आप लोग देखिए, जो महाभारत का जो समय कालीन था वो 600 ईसा पूर्व से 600 ईस्वी तक था। ठीक है, इतना तो आप लोग जान गए। उसके बाद में हम लोग चलते हैं, यहाँ पर देखिए महाभारत जो है, महाभारत वो 2 परिवारों के बीच का युद्ध को हम लोग महाभारत के रूप में जानते हैं। जैसे यहाँ पर देखिए, कौरव और पांडवों के बीच में लड़े गया युद्ध का जो वर्णन है वही जो है महाभारत कहलाता है। ठीक है, देखिए महाभारत कहाँ पर हुआ था, तो वो गुरु जनपद की राजधानी यानी कि हस्तिनापुर जो है वही महाभारत हुआ था। ठीक है, तो आप लोगों को इस सब चीज़ जो है बता रहा है उसको याद रख लेना है। उसके बाद में यहाँ पर आप लोग देखिए, पांडवों के विजय हो गया, यानी कि देखिए कौरव और पांडव 2 परिवारों में युद्ध हुआ, तो उसमें तो कोई ना कोई तो विजय होगा ही। तो पांडवों का इसमें विजय हुआ था इस युद्ध में। उसके बाद में देखिए, विश्व का सबसे जो महाकाव्य है, जो विश्व का सबसे बड़ा महाकाव्य है उसको हम लोग महाभारत के नाम से जानते हैं। यानी जो सबसे बड़ा जो महाकाव्य बोला जाता है, विश्व में सबसे बड़ा महाकाव्य वो है हमारा महाभारत। देखिए, इसकी रचना में 1000 वर्ष से भी अधिक समय लगा था। जो महाभारत है उसकी रचना में 1000 वर्ष लगा हुआ था। मान लो कि कोई रचना आप लोग कर रहे हैं और उसमें 1000 वर्ष लगेगा तो वो कैसा महाकाव्य होगा, तो वो विश्व का सबसे बड़ा महाकाव्य है। ठीक है, क्योंकि देखिए 1000 वर्ष तक कोई एक आदमी तो नहीं लिख सकता, क्योंकि एक आदमी का जो जीवन अवधि रहती है कम से कम 100 साल तक होती है। ठीक है, उसके ज़्यादा तो नहीं जी सकता है। यानी कि बहुत सारे विद्वानों ने मिलकर इस काव्य का रचना किया है, इसीलिए बोला जाता है विश्व का सबसे बड़ा महाकाव्य महाभारत है। ठीक है, चलिए देखिए, जो महाभारत का रचना काल था वो था 500 ईस्वी पूर्व से और 500 ईस्वी तक इसकी रचना किया गया था। चलिए यहाँ पर अब हम लोग नेक्स्ट पॉइंट में यहाँ पर देखते हैं महाभारत का समालोचनात्मक संस्करण। ठीक है, संस्करण। तो देखिए, महाभारत का जो समालोचनात्मक संस्करण था वो यहाँ पर जो कौन किए हुए थे, तो किए हुए थे
सुधांकर ने किए हुए थे 1919 ईस्वी में। देखिए जो B.S. सुधांकर थे वो एक महान संस्कृताचार्य थे, यानी कि इन्होंने महाभारत को संस्कृत में अनुवाद किया हुआ था। ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं अक्सर कि महाभारत को संस्कृत में अनुवाद किसने किया था, तो B.S. सुधांकर ने किया था 1919 में। ठीक है, तो चलिए ये चीज़ आपको जानकारी मिल गई। तो अब देखिए महाभारत का समालोचनात्मक जो है वो अनेक विद्वानों के संयोग से किया गया, लेकिन इसका जो मेन थे यानी कि जो महान जो संस्कृताचार्य थे B.S. सुधांकर, ये जो मेन थे इन्हीं के अंडर में जो अनेक विद्वान थे सहयोगी थे वो काम कर रहे थे। ठीक है, चलिए उसके बाद में देखिए यहाँ पर विद्वानों द्वारा महाभारत को अलग अलग भाषा में लिखे पांडुलिपियों को एकत्रित किया गया। देखिए जो महाभारत हुआ उसमें जो पांडु जो लिपि थी उसमें से अलग अलग भाषाओं के लिपि जो थे उसको छांट कर एकत्रित किया गया था। ठीक है, चलिए उसके बाद में यहाँ पर देखिए कि जो श्लोकों के 13,000 पृष्ठ पर प्रकाशित किया गया। 13,000 पृष्ठ यानी 13,000 पन्ना पर जो है ना वो प्रकाशित किया गया था। ठीक है, इसमें जो टाइम लगा वो देखिए इतना पृष्ठ अगर आप लोग लिखेंगे मतलब सोच समझ कर तो कितना टाइम लगेगा बताइए। यहाँ पर देखिए परियोजना को पूरा करने में जो ये परियोजना है जो B.S. सुधांकर जी जो कर रहे थे, वो जो परियोजना है इसमें जो कुल 47 वर्ष लगा हुआ था। 47 वर्ष समझ सकते हैं किसी भी व्यक्ति का जो है आधा जीवन जो है वो निकल जाएगा इतना करते करते। ठीक है, यानी कि 13,000 पृष्ठ का जो प्रकाशन किया गया था। अब हम लोग चलेंगे यहाँ पर देखिए, यहाँ पर तो महाभारत के बारे में हम लोग कुछ जान गए। ठीक है, उसके बाद में यहाँ पर हम लोग बात करेंगे परिवार। आपको पढ़ना है, सभी पॉइंट आपको मिलेंगे आपके बुक में, NCERT बुक हो या फिर SPPD का बुक हो, सभी में ये चीज़ आपको मिलेगा। ठीक है, चलिए यहाँ पर देखिए क्या सभी परिवार एक जैसा होते हैं, तो आपको परिवार के बारे में आपको मिलेगा तो ऐसा आपको पढ़ना पड़ेगा। देखिए हम लोग जानते हैं कि जो सभी परिवार हैं एक जैसा नहीं हो सकते। मान लो किसी का परिवार कुछ धनिक है, आर्थिक व्यवस्था सही है, और कुछ का परिवार का जो आर्थिक व्यवस्था है वो निम्न है, यानी कि उसका परिवार ही नहीं चल पाता है, तो सभी का जो परिवार है वो एक समान नहीं हो सकते हैं। ठीक है, देखिए परिवार में सदस्यों की भी संख्या अलग अलग हो सकती है। ठीक है, परिवारों में जो अलग अलग संख्या, किसी के परिवार में 2 संख्या होगा तो किसी में 3, किसी में 5, किसी में 6, किसी में बहुत अधिक भी हो सकता है। चलिए उसके बाद में देखिए रहन सहन अलग हो सकता है। ठीक है, परिवार में रहन सहन अलग हो सकता है। मान लो किसी के परिवार में दूसरा रहन सहन है और किसी के परिवार में दूसरा रहन सहन है। ठीक है, और रीति रिवाज भी अलग हो सकते हैं। मान लो किसी जाति का कोई व्यक्ति है, उसका परिवार है तो उसका रीति कुछ अलग होगा और दूसरा परिवार का रीति कुछ अलग हो सकता है। उसके बाद में खान पान भी अलग हो सकती है, क्योंकि देखिए जो व्यक्ति अगर मान लो आर्थिक स्थिति सही है यानी कि वो मान लो धनिक है तो उसका परिवार की खान पान अलग होगी, और जो निम्न वर्ग के हैं यानी कि जो गरीब हैं उनका खान पान अलग हो सकती है। उसके बाद में यहाँ पर 5 नंबर है पॉइंट कि कुछ में चचेरे और मौसे भाई के साथ खून का रिश्ता माना जाता है तो कुछ में नहीं माना जाता है। तो ये सब तो जो चीज़ है वो समझने वाली बात है, आप लोग समझ आइएगा। तो चलिए हमने परिवार के सभी जो परिवार है एक जैसे नहीं होते हैं, ये चीज़ हमने जान लिया यहाँ पर। ठीक है, अब हम लोग बात कर लेते हैं। यहाँ पर देखिए आपको पढ़ना है कि पितृवंशिता व्यवस्था क्या है। अतः ये जो व्यवस्था है आपको पढ़ना है कि पितृवंशिता व्यवस्था क्या है। आपके एग्जाम में इस तरह का प्रश्न रहेगा। देखिए हम बिल्कुल आपको समझाकर फिगर के साथ में आपको बता रहे हैं, तो आप बिल्कुल मिस्टेक मत कीजिए एक भी प्रश्न, एक भी पॉइंट को। तो देखिए सर, पितृवंशिता व्यवस्था जो है वो क्या है, तो यहाँ पर देखिए पिता के मृत्यु के बाद पुत्र उसका उत्तराधिकारी बनता था, उसी को हम लोग बोलते हैं पितृवंशिता। मतलब पिता के बाद पुत्र का उपाधि मिल जाना। मान लो कोई राजा है, ठीक है, और वो मर गया तो उसका जो फिर से राजा बनेगा वो बनेगा उसका पुत्र। ठीक है, अधिकांश राजवंश इस व्यवस्था का पालन करते थे, यानी कि इसी राजवंश का मतलब पालन करते थे कि पिता के बाद पुत्र जो है उसका उत्तराधिकारी बनेगा। ठीक है, बहुत में अगर किसी राजा का अपना पुत्र नहीं होता तो उसकी सगे संबंधी का अपना उत्तराधिकारी बना देते थे। मान लो कि कोई राजा है उसका जो पुत्र ही नहीं हुआ तो वहाँ पर जो है वो अपना सैनिक जो है मेन सैनिक है उसका बना देगा, या फिर अपने कोई रिश्तेदार हो उसको वहाँ पर राजा उत्तराधिकारी बना सकता है। उस पर वो डिपेंड करता है कि किसको बनाएगा। मतलब ये जो चीज़ है वो पितृवंश व्यवस्था में दिया गया है, तो आपको पढ़ना है। ठीक है, तो इतना आप लोग जान लीजिएगा। उसके बाद में आता है मोस्ट इम्पोर्टेंट, यहाँ पर देखिए विवाह के नियम। यहाँ पर विवाह के नियम पूछा जा रहा है। तो देखिए
विवाह का नियम यहाँ पर आपको दिया गया है और यहाँ पर आपको पढ़ना है। तो सबसे पहला जो नियम आता है वो आता है बही विवाह, यानी बही विवाह क्या है। तो बही विवाह पूछा जा रहा है कि क्या है, बही विवाह में क्या होता है। तो चलिए हम बता देते हैं। बही विवाह वह है जो गोत्र के बाहर विवाह संबंध स्थापित करना। जो मान लो कि किसी का गोत्र होता है, सभी किसी का किसी न किसी का गोत्र तो होता ही है, मतलब अपने गोत्र के बाहर विवाह संबंध स्थापित करना, ये जो है वो बही विवाह के नाम से हम लोग जानते हैं। उसके बाद में आता है अंतर विवाह। अंतर विवाह यानी कि गोत्र के अंदर विवाह संबंध स्थापित करना, इसको बोला जाता है अंतर विवाह। ठीक है, चलिए इतना आप लोग समझ गए। उसके बाद में यहाँ पर देखिए दिया गया है कि बहुपत्नी प्रथा। उसके बाद में आपको आएगा आपको पढ़ना पड़ेगा बहुपत्नी प्रथा। यानी बहु मतलब आप लोग समझ गए बहुत पत्नी, यानी कि एक ही राजा के बहुत सारी पत्नियां होती थी। मतलब अभी तो आप लोग को देखने में नहीं मिल रहा होगा, लेकिन राजा महाराजाओं के समय यानी कि रामायण महाभारतों के समय आप लोग देखे होंगे कि राजा दशरथ थे, उनके बहुत सारी रानियाँ थी। वैसे ही मतलब उस समय आपको देखने को बहुत मिलता था कि एक पुरुष के बहुत सारे पत्नियाँ होती थी। ठीक है, चलिए इसको बोला जाता है बहुपत्नी प्रथा। ठीक है, चलिए यहाँ पर आप लोग 4 नंबर पॉइंट है, यहाँ पर दिया गया बहुपति प्रथा, यानी कि एक ही स्त्री के बहुत अनेक पति। जैसे में आप लोग महाभारत की बात हो रही है तो उसमें आप लोग देखे होंगे द्रौपदी के 5 पति थे। यानी जैसे में जो पांडव थे, यानी पांडव तो 5 ही थे, वो सभी द्रौपदी के पति थे। तो वहाँ पर देखे गए थे कि बहुपति प्रथा जो बहुपति प्रथा था वहाँ पर लागू था। ठीक है, मतलब ऐसा तो अलग देखने को नहीं मिलता है बहुपति प्रथा, लेकिन यहाँ पर आपको देखने को मिला। ठीक है, चलिए अब हम लोग यहाँ पर बात कर लेते हैं गोत्र, और बहुत सारा आपको यहाँ पर पढ़ना है। ठीक है, जैसे में बहुपति प्रथा हो गया, अंत विवाह हो गया। तो देखिए अंत विवाह किसे कहते हैं, अंत विवाह, ठीक है ना, अंत विवाह यानी कि गोत्र में ही विवाह करना ही अंत विवाह कहते हैं। ठीक है, अंत विवाह उसे कहते हैं जो गोत्र में विवाह करने को हम लोग अंत विवाह कहते हैं। ये वो होता है अनुविवाह, तो अनुलोम विवाह एक आता है। उसको बोला जाता है कि जब कोई उच्च वर्ग की स्त्री निम्न वर्ग के पुरुष से विवाह करती है, उसे अनुलोम विवाह के नाम से जानते हैं। और एक आता है प्रतिलोम विवाह, ठीक है, प्रतिलोम विवाह जो है उसमें उच्च वर्ग के पुरुष निम्न वर्ग की स्त्री से विवाह कर लेता है, उसको प्रतिलोम विवाह के नाम से जानते हैं। जो हम पॉइंट बता रहे हैं उसको आप लोग देखकर समझ लीजिएगा, क्योंकि जो हम बता रहे हैं ना ये 100% आपके एग्जाम में लड़ेगा और यहीं रहेगा। ठीक है, चलिए देखिए यहाँ पर आप लोग देख रहे हैं बहुत सारे क्वेश्चन हमने यहाँ पर आपको बता दिया, बहुत सारे प्रश्न जो हैं वो आपको हमने बता दिया। अब हम लोग गोत्र के बारे में समझ लेते हैं कि गोत्र क्या होता है। ठीक है, बहुत सारे स्टूडेंट को कन्फ्यूजन होगा कि सर गोत्र क्या होता है। देखिए गोत्र का निर्धारण वैदिक ऋषियों के नाम पर होता है। मतलब जो गोत्र होता है, आप में भी गोत्र होगा, मान लो कि आपका जो गुरु जी होंगे, ठीक है, तो आप लोग समझ ही रहे होंगे। देखिए गोत्र का निवारण वैदिक ऋषियों के नाम पर होता है। ठीक है, चलिए उसके बाद में जो व्यक्ति जिस गोत्र को अपनाता है वह उसी ऋषि का वंशज माना जाता है। ठीक है, ये जो गोत्र का उदाहरण हो गया। उसके बाद में आपको आता है कि गोत्र के 2 नियम होते हैं। ठीक है, जो गोत्र होते हैं उनके कुल कितने नियम होते हैं, तो गोत्र के 2 नियम होते हैं। पहला नियम देखिए, एक ही गोत्र के सदस्य आपस में विवाह संबंध स्थापित नहीं कर सकते हैं। देखिए गोत्र होता है, मान लो कि किसी का कोई जात हो गया, ठीक है, तो उसमें भी गोत्र रहता है। मान लो कि वहाँ पर आप किसी देवता का पूजा करते हैं और उस गोत्र में किसी और का, तो वहाँ पर ये नियम लागू था। ठीक है, कि एक ही गोत्र के व्यक्ति एक ही गोत्र में विवाह नहीं कर सकता है। ठीक है, और नेक्स्ट पॉइंट यहाँ पर देखिए 2 नंबर है कि स्त्री को विवाह के पश्चात पिता के स्थान पर पति के गोत्र का माना जाता था। ठीक है, ये 2 नंबर नियम था। ठीक है ना, गोत्र के 2 नियम था। ठीक है, उसके बाद में यहाँ पर यही देखिए, अगर इस चैप्टर में कोई भी क्वेश्चन अगर छूट रहा है तो नेक्स्ट पार्ट 2 में इसका सभी मिल जाएंगे आपको इसका आंसर। ठीक है, इसका PDF आपको दे दिया जाएगा, तो आप लोग जल्दी से जाकर मेरे व्हाट्सएप ग्रुप जो है वहाँ पर ज्वाइन कर लीजिएगा। ठीक है, और इसका जो है ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन इस वीडियो में हम बता दे या फिर नहीं बताएं, आप लोग कमेंट में बता दीजिए। ठीक है, क्योंकि हम यहाँ पर बहुत सारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी इस चैप्टर से लेकर यहाँ पर बनाए हुए हैं। ठीक है, तो अगर आप लोग कहिएगा तो ज़रूर हम बताएंगे। ठीक है,
चलिए यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन की तरफ में हम लोग आ चुके हैं। देखिए क्लास 12 यहाँ पर हिस्ट्री चैप्टर 3 यानी कि बंधुत्व जाति तथा वर्ग आरंभिक समाज, यहाँ पर हम लोगों ने बहुत सारा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन यहाँ पर रखे हुए हैं जो इस चैप्टर में जो अब लोग अभी हम लोग इस चैप्टर से पढ़े हैं इसी चैप्टर का है। यानी कि देखिए हम ज़्यादा नहीं 4-5 क्वेश्चन करेंगे, फिर इसके नेक्स्ट वीडियो में ज़्यादा क्वेश्चन हम लोग करेंगे, क्योंकि ज़्यादा वीडियो लंबा हो जाएगा ना तो कोई देखेगा नहीं, ठीक है। जैसे मैं यहाँ पर देखिए पहला नंबर प्रश्न है कि कुरुक्षेत्र का युद्ध किसने जीता। कुरुक्षेत्र देखिए 2021 में जो है प्रश्न पूछा गया है। तो बताइए आप सभी विद्यार्थी कि इसका सही जवाब क्या होगा। कुरुक्षेत्र का युद्ध किसने जीता, पांडवों ने, कौरव ने या फिर संस्थाल ने या फिर डी में दिया गया कि मंगोल ने। तो देखिए कुरुक्षेत्र क्या है, मैंने अभी बताया कि हस्तिनापुर में जो युद्ध हुआ यानी कि कौरव और पांडवों के बीच में जो युद्ध हुआ, दो परिवारों के बीच में जो युद्ध हुआ, तो उस युद्ध में कौन विजयी हुआ, तो वहाँ पर पांडव हुए थे। सिंपली सी बात है, देखिए समझ लेना है, बस आंसर आपका बन जाएगा। देखिए 2 नंबर क्वेश्चन यहाँ पर देखिए दिया गया है कि गंगा पुत्र किसे कहा जाता था। तो गंगा पुत्र किसे कहा जाता था, आप लोग पूरा जब महाभारत डिटेल में पढ़िएगा तो वहाँ पर आपको समझ में आएगा कि जो गंगा पुत्र हैं वो कौन है। तो देखिए इसका सही जवाब हो जाएगा बाबू भीष्म जो थे वो गंगा पुत्र थे, भीष्म, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी हो जाएंगे सही जवाब। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर देखिए, अगर आप लोग जानते हैं ना जरूर कमेंट करा कीजिए, ठीक है, क्योंकि कमेंट करने से क्या होता है कि आपका भी नॉलेज बढ़ेगा, ठीक है। और मतलब मान लो कि आप गलत कोई कमेंट कर रहे हैं तो समझ में आएगा तो हम कि गलत कमेंट किए थे, तो जो हम बताएंगे वो याद हो जाएगा आपको, सिंपली सी बात है। चलिए थर्ड नंबर क्वेश्चन यहाँ पर देखिए दिया गया है कि महाभारत युद्ध कितने दिनों तक चला। महाभारत जो युद्ध था वो कितने दिन तक चला। हमने आपको बताया कि महाभारत जो था वो इसकी रचना जो हुई वो लगभग 1000 वर्ष तक चलती रही, 1000 वर्ष तक ये महाभारत की रचना चलती रही, ठीक है। लेकिन यहाँ पर पूछा जा रहा है कि महाभारत का युद्ध कितने दिन तक चला, 15 दिन, 16 दिन, 17 दिन या फिर 18 दिन, कितने दिन तक चला था बाबू, जल्दी से बताओगे। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा, तो राइट आंसर हो जाएगा बाबू 18 दिन तक चला हुआ था, ये ना याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर देखिए दिया गया है कि महाभारत की रचना किस भाषा में हुई, जल्दी से बताएंगे। महाभारत जो है उसकी रचना किस भाषा में हुई थी, देखिए जल्दी से बताएंगे। हम देखिए संस्कृत में, पाली में, प्राकृतिक में या फिर हिंदी में। तो अभी बताए थे आपको कि महाभारत की जो रचना है वो संस्कृत में हुई, ठीक है, याद रखिएगा। चलिए 4 का ऑप्शन ये हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में हम लोग चलेंगे। यहाँ पर देखिए दिया गया है कि महाभारत किसने लिखा, जो महाभारत है वो किसने लिखा, वाल्मीकि ने या मनु ने, कटिल ने या फिर महर्षि वेदव्यास ने। चलिए तो अब 5 का राइट आंसर क्या होगा, तो राइट आंसर हो जाएगा महर्षि वेदव्यास हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी सही जवाब, ठीक है। देखिए यहाँ पर रचना का बात नहीं हो रहा है, महाभारत किसने लिखा तो वेदव्यास हो जाएगा, ठीक है। चलिए और महाभारत को किसने संस्कृत में अनुवाद किया तो वहाँ पर दूसरा हो जाएगा, ठीक है। ये सारा चीज़ जो आपको याद करना पड़ेगा। चलिए यहाँ पर देखिए दिया गया है 6 नंबर क्वेश्चन कि जाति का लक्षण नहीं है, यानी जो जाति का लक्षण है वो नहीं है। तो देखिए ऑप्शन ए में देखिए अंत विवाह, बी में देखिए श्रम विवाह, सी में देखिए सम्या और डी में देखिए अनुवांशिकता। तो 6 का बताएं कि सही जवाब क्या होगा, तो हो जाएगा सम्या, ऑप्शन सी इसका परफेक्ट जवाब आ रहा है, ठीक है। तो इसको आप लोग को याद रख लेना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर देखिएगा दिया गया है कि भगवान शब्द का प्रयोग अपने मूल शब्द में भारतीय यूनानियों के लिए किया जाता था, किंतु प्रथम सदी ईस्वी के आसपास इस शब्द का प्रयोग बिना किसी भेदभाव के किया जाने लगा। तो चलिए इसका राइट आंसर बताएंगे। 7 का क्या होगा, ऑप्शन 4 को आपको दिया गया है और चारों ऑप्शन में से बताएं कि सही जवाब क्या होगा। तो 7 का राइट आंसर हो जाएगा बाबू ऑप्शन नंबर डी, यानी कि विदेशियों के लिए ऑप्शन डी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए दिया गया है कि किस काल में वर्ण व्यवस्था यानी कि वंशानुगत जाति में परिवर्तन हो गया। तो चलिए क्यों जुड़ी हुई है, बहुत अच्छा, और सारे विद्यार्थी यहाँ पर जुड़े हैं और तो आप लोग लाइक वही करते चलिएगा। तो 8 का राइट आंसर क्या होगा, तो ऑप्शन हो जाएगा उत्तर वैदिक काल में, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर देखते हैं। 9 नंबर क्वेश्चन दिया गया है कि गोत्र किसका सूत्रक था, यानी जो गोत्र था वो किसका सूत्रक था। चलिए तो बताएंगे 9 का राइट आंसर क्या होगा। एम दे कि प्रत्येक उपजाति के सामान्य पूर्वज और बी में दे कि व्यावसायिक उपजातियाँ या फिर उपजातियों का समान निवास स्थान या फिर एक जाति विशेष का निवास। चलिए तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बाबू ऑप्शन नंबर ए, यानी कि प्रत्येक उपजातियों के सामान्य पूर्वज। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 10 नंबर क्वेश्चन दिया गया है कि निम्न में से
दक्कन में रहने वाले किस काबिलाई जातियों का वर्णन प्रारंभिक संस्कृति और साहित्य विशेषकर महाकाव्यों एवं पुराणों में हुआ? तो चलिए इन देखिए आंध्र, पुलिंद या फिर स्वर, और डी में देख सकते हैं दिया गया है सभी। तो देखिए इसका सही जवाब हो जाएगा बाबू ऑप्शन नंबर डी सभी। ठीक है, चलिए तो देखिए 10 ही क्वेश्चन रहने देते, बहुत सारा क्वेश्चन है बाबू हमारे पास। ठीक है, क्वेश्चन की कमी नहीं है नेक्स्ट वीडियो में, क्योंकि वीडियो जो है वो लंबा हो जाएगा। 24 मिनट का जो है वो वीडियो हो चुका है। ज़्यादा लंबा हम वीडियो नहीं करेंगे, क्योंकि ज़्यादा लंबा हो जाएगा तो वीडियो कोई नहीं देखेगा, इसलिए हम ज़्यादा नहीं करेंगे। ठीक है, और जो भी विद्यार्थी मेरे व्हाट्सएप ग्रुप में नहीं जुड़े हैं तो जुड़ जाइए, यहाँ पर नंबर दिया गया, मैसेज कीजिए और बोलिए कि सर जोड़ दीजिए। 12th क्लास का अब रेगुलर पढ़ाई कराया जाएगा आप सभी विद्यार्थी को। साइंस से कोई स्टूडेंट हैं या फिर कॉमर्स से हैं या फिर आर्ट्स से हैं, तो सभी प्रकार के, या फिर आपके भाई बहन अगर 10th क्लास में तो वो भी पढ़ाया जाता है 7:30 में, शाम 7:30 में आपको पढ़ाया जाता है 10th क्लास का, और 8:30 में पढ़ाया जाता है 12th क्लास का। तो जो भी विद्यार्थी आपका भाई बहन है तो ज़रूर आप लोग बोल दीजिएगा। ठीक है, चलिए हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अपना ख्याल रखिएगा। जय हिंद दोस्तों। और बहुत स्टूडेंट को आज समझ में आया होगा, अगर समझ में आया होगा तो ज़रूर लाइक कीजिएगा और यस ज़रूर कमेंट में जाकर लिख दीजिएगा, ताकि हमको समझ में आ जाए कि आपको जो है वो थोड़ा बहुत समझ में आया हुआ था। अगर समझ में नहीं आया था तब भी कमेंट कीजिएगा, ताकि हम आगे से और कोर्सेज बेहतर करेंगे आपको समझाने का। ठीक है, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अपना ख्याल रखिए। जय हिंद दोस्तों, टेक केयर।